रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लव एपिसोड 8। मित्तल ग्रुप के सीईओ से बर्तन धुलवाना। कृतिका के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो उससे बर्तन नहीं धोने दे सकती थी। वो बोली, सर मैं कर सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मगर अद्वैत ने इंसिस्ट करते हुए कहा, मैं बर्तन धो दूंगा, तुम जाकर आराम कर लो। कृतिका ने फिर कहा, मगर सर। आखिर में अद्वैत को अपनी बोसी साइड दिखाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो और मेरे साथ बहस मत करो। ऑल राइट। अब वो डिशेज वॉश करने पर प्रेस कर रहा था तो उसने उसे वो करने दिया। बाद में वो उसे ब्लेम तो नहीं करेगा। अद्वैत ने प्लेट और पॉट उठाया और किचन में चला गया और कृतिका उसको फॉलो करने लगी। वो उसे अकेला छोड़कर आराम करने ही नहीं जा सकती थी। शायद उसके जैसे कैपेबल इंसान कुछ भी अच्छे से कर सकते हैं। भले ही उन्होंने वो काम पहले ना किया होगा, फिर भी वो बर्तन धोते वक्त एक प्रो लग रहा था। अद्वैत को जब कृतिका के वहां होने का एहसास हुआ तो उसने अपनी भौहों आपस में सिकुड़कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेट हो गया है, जाओ आराम करो। ओके। कृतिका को अब रोना आ रहा था। यह उसके लिए टॉर्चर के बराबर था। अपने रूम की तरफ ऊपर जा रही थी, तभी वो शिव के रूम के ऊपर से होकर गुजरी। शिव, जो अपने दरवाजे के क्रैक से बाहर देख रहा था, उसने जब कृतिका को आते हुए देखा तो जल्दी से दरवाजा खोला और बोला, कृतिका यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कृतिका ने उसके पास पहुंचते हुए पूछा, क्या हुआ शिव? शिव ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि बॉस आज ही कुछ ज्यादा ही वियर्ड एक्ट कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर कृतिका ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं क्यों आज मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, जो एक्चुअली मुझे डरा रहा है। शिव बोला, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मगर मेरे साथ नहीं। क्या मैंने गलती से कुछ ऐसा किया है जिससे वो मुझसे गुस्सा है? कृतिका ने मना करते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके अचानक चेंज होना और ज्यादा डरावना है। शिव ने सोचा कि अगर अचानक से अद्वैत उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे तो उस ख्याल से ही शिव कांप गया और वो बोला, कृतिका क्या हमने कुछ गलत किया है? वो हम इस तरह क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? कृतिका को नहीं समझ में आया कि उसने कुछ गलत किया है और उसके अलावा वो हर चीज परफेक्टली कर रही थी और उसका ख्याल भी रख रही थी। इसलिए वो बोली, ठीक है, हम दोनों अपने अपने रूम में जाकर इस बारे में सोचते हैं। शिव बोला, तुम उनसे खुद क्यों नहीं पूछती कि हमने क्या गलत किया है? कृतिका ने उसे घूर कर देखा और बोला, क्या तुम मुझे आग में अकेले धक्का दे रहे हो? तुम्हें कौन आग में धक्का दे रहा है? वो लोग अपनी बातों में इतना मगन थे कि उन्होंने अद्वैत को ऊपर आते हुए नोटिस नहीं किया और अचानक से उसकी डिप आवाज पीछे से आए। शिव डर गया और जल्दी से रूम में भागकर दरवाजा बंद कर दिया, जैसे उसने अद्वैत को देखा ही नहीं। कृतिका भी ऐसे ही नाटक करना चाहती थी जैसे उसने अद्वैत को नहीं देखा, मगर बहुत लेट हो चुका था। अद्वैत ऑलरेडी उसके सामने आ चुका था और उसने पूछा, तुम दोनों अभी अभी क्या बात कर रहे थे? हम दोनों अभी अभी क्या बात कर रहे थे? कृतिका ने अपना सर स्क्रैच करते हुए ये झूठ बोलने का सोचा, हम बात कर रहे थे। तभी अद्वैत उसकी बात बीच में रोकते हुए बोला, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने वाली हो? कृतिका, क्या वो उसका दिमाग पढ़ सकता है? उसे हमेशा उसके झूठ बोलने से पहले कैसे पता चल जाता है? कृतिका के मन में क्या चल रहा है, इस सवाल का भी अद्वैत ने जवाब देते हुए कहा, तुम झूठ बोलने में बहुत बुरी हो। जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम पैनिक हो जाती हो और तुम्हारे हाथ पर आपस में उलझने लगते हैं। कृतिका, क्या उसे नहीं समझ में आता कि कुछ चीजों को बताना नहीं चाहिए? अद्वैत ने मुस्कुरा कर कहा, लेट हो गया है, जाओ जाकर आराम करो। सर एक सेकंड रुकिए। इतना कहकर कृतिका जल्दी से अपने रूम में भागते हुए गई और वो ब्रेसलेट का बॉक्स लाकर देते हुए कहा, ये ब्रेसलेट मिस्टर सिंह ने आपकी वाइफ को दिया था, इसलिए मैं आपको लौटा रही हूँ। अद्वैत ने उस बॉक्स की तरफ देखा जो उसने उसे दिया था। ये सचमुच उसे ही बिलोंग करता था, लेकिन अब वो उसे वापस दे रही है। वही उसकी वाइफ है, मगर वह ये बात उसे बात नहीं सकता। जो बात अद्वैत को काफी अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो बोला, उन्होंने तुम्हें दिया है तो तुम रख लो। लेकिन कृतिका ने उसकी बात को करेक्ट करते हुए कहा, नहीं सर, उन्होंने यह मुझे नहीं, आपकी वाइफ को दिया है। और ये वो अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही अद्वैत ने वो बॉक्स ले लिया और उसमें से ब्रेसलेट निकालकर उसकी कलाई पर पहनते हुए कहा, ये गिफ्ट तुमसे ज्यादा सूटेबल किसी और के लिए नहीं है। वो इतनी तेजी से कम कर रहा था कि कृतिका के पास रिएक्ट करने का मौका ही नहीं था और जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक ऑलरेडी ब्रेसलेट उसके हाथ पर था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, मगर अद्वैत बोला, वो ऐसी कोई चीज नहीं पहनती जिसे किसी और ने पहना हो। किसका जानती थी कि वह अद्वैत किसे कह रहा है? तो वो ये ब्रेसलेट इसलिए वापस नहीं ले सकता क्योंकि कृतिका ने उसे पहन लिया है। कृतिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू मारा हो। उसे बहुत दर्द हुआ। जितनी जल्दी वो दर्द आया उतनी जल्दी चला गया।
अद्वैत उसका सिर्फ बॉस है और यह नॉर्मल सी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी का बॉस ऐसी कोई चीज अपने पास न रखे जो उसकी एम्प्लॉय ने पहनी हो, इसलिए यह बात सच में मैटर नहीं कर सकती। कृतिका ने सोचा और फिर एक ब्राइट स्माइल के साथ बोली, तो फिर थैंक यू सर इतने प्यारे गिफ्ट के लिए। उसने मुस्कुराकर प्यारा गिफ्ट कहा तो अद्वैत को समझ नहीं आया कि वो सीरियस है या फिर मजाक कर रही है। लेट हो गया है, जाओ और आराम करो। इतना कहने के बाद वो मुड़ा और ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा। वही कृतिका वापस रूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वह दूर से चिल्लाते हुए बोली, सर दवाएं लेना मत भूलिएगा। ये सुनते ही अद्वैत के कदम रुक गए और वो जेटली जवाब दिया, ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हैसियत से उसकी केयर करती है, मगर वो उसकी केयर तो करती है। रूम में वापस जाकर कृतिका ने अपने हाथ पर वह ब्रेसलेट देखा और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि इसके साथ क्या करना है। वो यही सोच रही थी कि वो गिफ्ट जो उसका है नहीं उसके साथ क्या करें। तभी शिव ने उसे एक मैसेज भेजा, बॉस ने तुम्हें क्या दिया। चिड़ी हुई कृतिका ने जवाब दिया, वो मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। तो शिव ने मैसेज भेजा, तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अगले दिन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का ओपनिंग सेरेमनी थी और अद्वैत एक उन स्पीकर्स में से एक था और सारे के सारे गेस्ट अपने मनुस्क्रिप्ट लेकर आए थे, मगर वह नहीं लेकर आया था कृतिका, जो ऑडियंस में बैठी हुई थी। और कृतिका के जैसी असिस्टेंट को नोटिस करना बहुत ही मुश्किल बात थी। मगर अद्वैत जो स्टेज के ऊपर कर रहा था वो एक शाइनिंग स्टार की तरह था जो सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। उसका हर एक मूव एक मैच्योर आदमी का शो ऑफ कर रहा था। कृतिका को ये बात माननी पड़ी कि सचमुच अद्वैत में वह एबिलिटी थी कि वह लड़कियों को पागल कर दे। मगर इस तरह के आउटस्टैंडिंग आदमी की वाइफ होना सचमुच कितना थकाने वाला काम होगा। उसकी वाइफ ऑटोमेटिकली उन सभी लड़कियों की दुश्मन बन जाएगी जो उससे शादी करना चाहती हैं और बाकी लोग उनके लुक्स और बैकग्राउंड को कंपेयर करने लगेंगे। अगर उनके लुक और स्टेटस एक दूसरे के साथ अच्छे से मैच हुए तो लोग उनकी तारीफ करेंगे और परफेक्ट कपल कहेंगे। लेकिन अगर उन्हें थोड़ी सी भी लुक या स्टेटस में डिफरेंस हुआ तो उन्हें सब लोग क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर वह अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करे तो क्या दूसरों को कहने से उसे कोई फर्क पड़ेगा। तुम क्या सोच रही हो। कृतिका अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसने अद्वैत को स्पीच खत्म करके उसके साइड पर कब वापस आया इस बात को नोटिस ही नहीं किया। उसके सवाल से कृतिका अपने होश में वापस आई और उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं सर मैं कुछ नहीं सोच रही थी। अद्वैत बोला, अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो मत मुझे बता दो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी वाइफ हमेशा एक साथ रहे और किसी भी दूसरे लोगों की गॉसिप आपके रिश्ते को इफेक्ट ना करे। अद्वैत ने यह सुनकर मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं उसी तरह का इंसान हूं जो लोगों की गॉसिप पर ध्यान देकर अपनी फैसला लेता है। कृतिका ने ज्यादा नहीं सोचा और बोली, शायद आप ना दूसरों के ओपिनियन पर ध्यान देते हो, मगर आपकी वाइफ का क्या आपने कभी उस प्रेशर के बारे में सोचा है जो उसे आपके साथ रहकर बर्दाश्त करना होता होगा। आपके सारे दोस्त उन्हें चीटर और उन्हें वह कितनी बुरी है इस बारे में मेरे सामने बात करते थे। क्या आपको पता है कि एक लड़की की जब इज्जत पर कीचड़ उछाल जाए तो इसका मतलब क्या होता है। वो दाग उसकी रेपुटेशन पर हमेशा के लिए रह जाता है और कभी भी लोग उस बात को लेकर उस पर अटैक करना बंद नहीं करते हैं। आई एम सॉरी। कृतिका के ये सारे सवाल देखकर अद्वैत अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया और उसने गिल्टी होते हुए कहा, मगर फिर भी वो उसे कुछ बताना चाहता था इसलिए बोला, कृतिका फर्स्ट ऑल जो तुम मेरे लिए कोई बाहरी इंसान नहीं हो और दूसरी बात चिंता मत करो, मैं वो चीज हैंडल कर लूंगा। कोई भी फ्यूचर में मेरी वाइफ के बारे में कुछ नहीं बोल पाएगा। उसने कहा कि वो उसके असिस्टेंट है जो ज्यादा लोगों से उसके बारे में जानती है, इसलिए वो सचमुच एक बाहरी इंसान नहीं है। मगर वो उसे क्यों ईजी फील करवाना चाहता है। उसका इस समय इन्वॉल्व होने का पॉइंट क्या है। क्या उसे अपनी वाइफ को ये सब नहीं कहना चाहिए। क्या उसे अपनी वाइफ से ऐसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। कृतिका ने सोचा, लेकिन फिर जल्दी शांत होने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके इमोशंस को ज्यादा ही हो गए थे और वो कुछ ज्यादा तेज आवाज में उसे बोल गई, इसलिए बोली, सर आई एम सॉरी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अद्वैत अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है तो इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही थी। जो भी तुम फ्यूचर में सोचती हो उसे फ्री होकर मुझे बता सकती हो। अद्वैत ने कभी किसी लड़की को डेट नहीं किया था, उसके अलावा काम के अलावा उसका कभी किसी लड़की से कांटेक्ट भी नहीं रहा था, इसलिए वह लड़कियों के थॉट को बिल्कुल नहीं समझता था। और अब जाकर कृतिका के गुस्से को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि कैसे उसके अनइंटेंशनल गलतियों ने उसे कितना हर्ट किया है।
और फॉर्चुनेटली कृतिका अपनी आइडेंटिटी नहीं जानती, इसलिए सब कुछ उसे डायरेक्टली बता रही है ताकि वो सारी प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंग ठीक कर सके। अद्वैत ने पूछा, तुमने अचानक ये बात क्यों कही? कृतिका ये बात बताना नहीं चाहती थी, मगर अद्वैत की नजरों को देखकर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वह जो दिल में बात थी वो बोलने लगी। जब आप इस वक्त स्टेज पर बात कर रहे थे तो ये सारी लड़कियां जो यहाँ बैठी हुई है वो आपको भूखे भेड़ियों की तरह देखे जा रही थी, जैसे वो आपको एक ही बार में निकल जाएगी। मुझे पता नहीं क्यों आपकी वाइफ के लिए चिंता होने लगी। स्पेशली वो यंग लड़की जो अद्वैत के राइट साइड में बैठी हुई थी, वो अभी भी अद्वैत की तरफ देखे जा रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो कोई स्टाफ मेंबर नहीं दिख रही थी, बल्कि एक रिच परिवार की प्रिंस देख रही थी। कृतिका को ऐसा लग रहा था कि अगर अद्वैत गलती से भी उसे लड़की के पास गया तो वो उसे जिंदा निगल जाएगी, इसलिए उसे थोड़ी सी चिंता हो गई। उसकी बात सुनकर अद्वैत जेटली मुस्कुराया और बोला, जोर क्या फर्क पड़ता है और लोग मुझे कैसे देखते हैं? मेरी आंखों में सिर्फ मेरी वाइफ है। कृतिका उसने अपने आप से समझाया था कि वो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है, और जैसा कि कृतिका को उम्मीद थी, ओपनिंग सेरेमनी के बाद जब उनका ग्रुप हो जाने वाला था, मिस्टर सिन्हा जो डिजिटल इस टेक्नोलॉजी के मालिक थे, उन्होंने उनके पास एक लड़की के साथ आते हुए कहा, हेलो मिस्टर मित्तल। अद्वैत पॉलिटली बोला, मिस्टर सिन्हा, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मिस्टर सिन्हा मुस्कुराए और अपनी बगल में खड़ी लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये है मेरी बेटी त्रिशा सिन्हा। मिस्टर मित्तल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। त्रिशा सिन्हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ? ये सुनकर अद्वैत ने कृतिका की तरफ मुड़कर देखा और कहा, कृतिका? कृतिका ने पूछा, जी सर। मिस सिन्हा को मेरा कॉन्टैक्ट दे दो। मिस्टर मित्तल, मुझे आपका पर्सनल नंबर चाहिए। त्रिशा अपने आप से सोचा, किसे उसका वर्क कॉन्टैक्ट चाहिए और उसके असिस्टेंट से बात करके उसका क्या फायदा? मिस्टर सिन्हा पॉलिटली बोले, मिस्टर मित्तल, मेरी बेटी आपको बहुत एडमायर करती है, क्यों ना हम एक साथ लंच करें और खाने आते वक्त थोड़ा सा बात कर ले। अद्वैत समझ गया कि उन दोनों बाप बेटी का मतलब क्या है और वो बोला, मिस्टर सिन्हा, आई एम सॉरी, मुझे अपनी वाइफ के साथ लंच करना है। ये सुनकर मिस्टर सिन्हा हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, मिस्टर मित्तल, आप शादीशुदा हैं? मैंने कोई न्यूज़ क्यों नहीं सुनी? इस बारे में ये सुनकर अद्वैत ने हंसते हुए कहा, हमारी शादी को रजिस्टर हुए 2 साल होने वाले हैं, और लेकिन हम काम के साथ इतने बिजी थे कि ट्रेडिशनल तरीके से शादी नहीं कर पाए। जब हमारी ट्रेडिशनल शादी होगी तो मैं आपको पक्का इनवाइट करूंगा। मिस्टर सिन्हा को काफी बुरा लगा, फिर भी उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, ऑलराइट, मैं आपकी और आपकी वाइफ की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की दुआ करूंगा। हम जा रहे हैं। कृतिका को लगा कि अद्वैत का मना करने का तरीका काफी डायरेक्टर और इफेक्टिव है। ना उसकी बातों ने उनके बिजनेस पार्टनर को ऑफेंड किया और उसने दूसरे लोगों के मन में उसके लिए वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसे लगा कि यह मैटर खत्म हो गया, लेकिन दोपहर के में काम के बाद त्रिशा ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया और मीटिंग वाली जगह थी एक छोटा सा रेस्टोरेंट। त्रिशा भी अपने फादर की तरह ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसके आते ही उसने कहा, मिस श्रीवास्तव, मैं आपको यहाँ पर आपके बॉस की वजह से बुलाया है। कृतिका को भी सीधी बात करने वाले लोग ज्यादा पसंद थे, ताकि उसे उनके सोच को गैस करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़ा। उसे वो बोली, मैं जानती हूँ आपने मुझे क्यों बुलाया है, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। त्रिशा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे मैं खुद हासिल कर लूंगी, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी है। ये सुनकर कृतिका कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, तो फिर आपको मुझसे बात क्या करनी थी? मिस्टर मित्तल ने कहा कि वो लंच अपनी वाइफ के साथ करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली में तुम्हारे साथ लंच कर रहे थे और वहां पर और कोई लड़की नहीं थी। मुझे बस ये जानना था कि क्या वो सच में शादीशुदा है या नहीं। अद्वैत का पेट अभी भी ठीक नहीं हुआ था और कृतिका को डर था कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए वो उसके साथ लंच करती। वो त्रिशा से बोली, उन्होंने झूठ नहीं बोला था, वो सच में शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार भी करते हैं। ये सुनकर त्रिशा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो वो सच में शादीशुदा है? कृतिका ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मिस सिन्हा, आप सचमुच स्टनिंग हैं, आपको उनसे भी कोई बेहतर इंसान मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर त्रिशा को भी लगा कि उसकी लाइफ का मिस्टर परफेक्ट अभी तक नहीं आया है, और वो बोली, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इस दुनिया में अच्छे आदमी मिलते ही नहीं है ना। प्लीज मिस्टर मित्तल को बोल देना कि मैं उन्हें शादी की बधाइयां दी है। कृतिका ने सिंसिली उसकी तारीफ करते हुए कहा, आप सिन्हा, आप सचमुच बहुत समझदार है। समझदार होने का पॉइंट क्या है? अगर वो शादीशुदा ना होता ना तो मैं उसे पसंद करती हूँ, उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देती।
लेकिन मैं भी अपनी माँ बाप की इकलौती और प्यारी बेटी हूँ जो उनके केयर के अंदर ही पड़ी पड़ी हूँ, और मैं किसी शादीशुदा आदमी का पीछा करके अपना स्टेटस नहीं गिरने वाली हूँ। त्रिशा के सोचने का व्यू बिल्कुल सही था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ब्रेवली उसे कन्फेस करो और उसका दिल जीतने की कोशिश करो, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह शादीशुदा है उसने अपने कदम पीछे ले लिए। इस तरीके से कोई भी हट नहीं होगा। कृतिका को त्रिशा के पर्सनैलिटी काफी पसंद आए, इसलिए उसने एक ड्रिंक कर गिलास उठाते हुए कहा, तो मिस सिन्हा के बहादुरी और समझदारी के लिए। ऑल राइट, त्रिशा ने भी एक गिलास उठाया और उसके साथ टोस्ट करके उसे पूरा एक घूंट में पी गई और फिर बोली, बट ऑनेस्टली मिस्टर मित्तल वो बेस्ट आदमी है जिसे आज तक मैं मिली हूं, मैं उन्हें 10 पॉइंट में से 9.9 देती हूं। कृतिका ऑफ कोर्स जानती थी कि अद्वैत कितना औसम है, इसलिए उसे फुल मार्क्स देना बिल्कुल जस्टिफाई था, इसलिए उसने पूछा, मिस सिन्हा पूरे 10 मार्क्स क्यों नहीं? उसमें सिर्फ एक ही कमी है कि वह मेरा नहीं है। त्रिशा ने कुछ देर सोचा और थोड़ी देर बाद एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है। यह ऐसा है जैसे तुम्हें एक लिमिटेड एडिशन बैग पसंद आए और जब तुम उसके पैसे देने हो जाओ तो तुम्हें पता चले कि उसे पहले से ही किसी और ने खरीद लिया है, तो क्या फिर भी तुम उस बैग को 10 मार्क्स दोगी? ये पहली बार था जब कृतिका ने किसी को अद्वैत को एक बैग से कंपेयर करते हुए सुना था, इसलिए वो हंसते हुए बोली, मिस सिन्हा आप बोलते रहिए, मुझे आपको सुना अच्छा लग रहा है। तुम बस मुझे त्रिशा कहो। मिस सिन्हा सुनकर बुद्धू वाली फीलिंग आती है। त्रिशा ने कृतिका की गिलास में वाइन भरते हुए कहा, मुझे तुम बहुत पसंद आए। आज ओपनिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें काफी देर तक देखती रही, लेकिन तुमने मुझे का कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये सुनकर कृतिका हंसते हुए बोली, आप श्योर है कि आप मुझे देख रही थी, मुझे बॉस को नहीं? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें और उसे दोनों को देख रही थी। मैं बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। खूबसूरत लड़कियों और गुड लुकिंग लड़कों को एक साथ देना कौन सी बुरी बात है? क्या मिस सिन्हा मुझे कम्प्लीमेंट दे रही है? क्या ये ऑब्वियस सी बात नहीं है? थैंक यू मिस सिन्हा। कृतिका तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, एकदम स्मूथ। कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करती हो तुम स्क्रीन केयर प्रोडक्ट में? मुझे बताओ, मैं जरूर ट्राई करूंगी। कृतिका कोई शर्मीली लड़की नहीं थी। उसने कहा, मैं ज्यादा मेकअप इस्तेमाल नहीं करती और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो सामने दिख जाते वो खरीद लेती हूँ। वो दोनों लगातार इसी तरह बातें करते रहना, सिर्फ लड़कों के बारे में बल्कि स्क्रीन केयर प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट, गॉसिप, ऐसी बातें जो लड़कियां अक्सर करती हैं। बातें करते हुए और ड्रिंक करते हुए उन्होंने लगभग 2 बोतल रेड वाइन की खत्म कर दी और उसके बाद त्रिशा ने एक शैंपेन की बोतल मंगाई। कृतिका अनजान लोगों से बहुत कम ही इतना बात करती थी, मगर त्रिशा के साथ उसका भी मुंह बंद नहीं हो रहा था। न सिर्फ उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया बल्कि अगली बार मिलने का प्लान तक बना लिया। जब वो लोग पूरी तरह से ड्रंक हो चुके थे तो कृतिका को इतना भी होश नहीं था कि वो सही डायरेक्शन बता सके। त्रिशा जो भी खड़े होने में स्ट्रगल कर रही थी, उसने उसे सपोर्ट करते हुए कहा, कृतिका चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कृतिका ने हिचकी लेते हुए कहा, ओके, आप मुझे पहले घर छोड़ो फिर मैं आपके घर छोड़ूंगी, डील? होटल स्टाफ 2 खूबसूरत लड़कियों को इस तरह नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनमें से एक आगे आकर बोला, लेडीज हम आपके लिए घर जाने के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। हम बिल्कुल नशे में नहीं है, हमें ले जाने के लिए कार अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अचानक से त्रिशा ने कृतिका को गले लगाया और उसके चीक पर किस करते हुए कहा, मुझे कृतिका बहुत पसंद है, मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कृतिका जिसके गाल पर त्रिशा ने किस किया वह भी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसी की तरह बोली, हाँ हम बिल्कुल ड्रंक नहीं है, हमें कोई बेवकूफ नहीं बन सकता, कोई हमारे पैसे नहीं ले सकता। तुम्हें इस वक्त भी पैसों का ख्याल आ रहा है? हमेशा की तरह अद्भुत की डिप और मैग्नेटिक आवाज जिसमें थोड़ा गुस्सा झलक रहा था कृतिका के कानों तक पहुंची, जो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। इसलिए उसने पूछा, कौन हो तुम? न सिर्फ वह इतनी ड्रंक थी कि कोई और लड़की उसे कैसे कर रही थी, बल्कि वह इतनी ज्यादा डरनक हो गई थी उसे पहचान भी नहीं रही थी। अद्वैत ने उसे अपनी बाहों में खींचा और उससे आती हुई स्ट्रांग शराब की महक को स्मेल करके बोला, कितनी पी तुमने? कृतिका जो पूरी दोपहर काम के बाद ही गायब हो गई थी, उसका उसने पूरी शाम इंतजार किया, मगर वो घर नहीं आई। यहाँ तक कि उसने कृतिका को फोन भी किया मगर उसने नहीं उठाया। अद्वैत को उसकी सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए वो खुद उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल आया। तब जाकर उसे पता चला कि वह यहाँ है, वह भी दूसरी लड़की के साथ ड्रिंक कर रही है। मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं सीधी चल सकती हूँ। कृतिका सचमुच खुद चल सकती थी, मगर उसके कदम इतने लड़खड़ा रहे थे कि कुछ कम लेते ही वह गिर जाती। त्रिशा जो भी खड़े होते हुए डगमगा रही थी, उसने कृतिका को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा, कृतिका तुम एक पेंगुइन की तरह चल रही हो। हाँ हाँ हाँ।
आप लोगों को किसी को अरेंज कर दीजिए इन्हें घर छोड़ने के लिए। अद्वैत ने होटल स्टाफ को त्रिशा को घर छोड़ने के लिए कहा और लड़खड़ाती हुई कृतिका को अपनी बाहों में पड़ते हुए केयरफुल बोला, चलो घर। बहुत तेज बारिश होने की वजह से बहुत ठंड का मौसम हो गया था और अद्वैत की बॉडी भी इतनी गर्म थी जैसे एक पोर्टेबल हीटर हो। कृतिका ने अपनी ठंडी नाक को उसके और करीब ले जाकर रब करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा बिल्कुल उसके होंठ के पास था और अद्वैत के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। ये पहली बार था जब वह कोई लड़की उसके इतने करीब आई थी, इतने करीब जैसे वह उसकी सांसों, उसकी हार्टबीट और उसकी सॉफ्ट बॉडी के टच को महसूस कर सकता है। लेकिन लिखली यह उसकी रजिस्टर वाइफ है, वो वाइफ जिसे वह जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। अद्वैत ने उसे थोड़ा और टाइटली पकड़ लिया और अपने कदम भी धीमे कर लिए ताकि वह उसे इसी तरह और कुछ देर अपने गले लगाए रख सके। लेकिन उसके बाहों में बैठी लड़की ने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी बॉडी कितनी गर्म है। वो ड्रंक है इसलिए वो उसके गले लगी हुई है और उसे कोई और समझ रही है। ये सब सुनकर अद्वैत को गुस्सा आ गया और वो बोला, अब से तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगी। आज मैं खुश थी ना इसलिए मैंने ड्रिंक कर ली, मैं कभी बाद में ड्रिंक नहीं करूंगी पक्का। कृतिका ने अपनी नाक और चेहरा उसके चेस्ट के अगेंस्ट रब करते हुए कहा, अभी क्रिश मुझे तुम्हें बताना है, मैंने आज एक नया दोस्त बनाया। अपनी बात खत्म करके कृतिका को फिर से हिचकी आई तो अद्वैत ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, कौन सा नया दोस्त? कितनी ठंड है? कृतिका उसकी बाहों में थोड़ी सी काफी और कोई जवाब नहीं दिया। जैसे अभी अभी वो जो बोली थी वो नींद में बोली थी। उसे ठंड लगने के डर से अद्वैत ने और टाइम में वेस्ट नहीं किया और जल्दी से अपनी कदम बढ़ाए और उसे गाड़ी में बिठा दिया और जल्दी ही वो लोग विला पहुंचे। विला पहुंचकर उसने कृतिका को अपनी बाहों में उठाया और अंदर लेकर जाने लगा और शिव जो इस वक्त रूम से बाहर आ रहा था, ये देखकर उसकी मन में यही इच्छा हुई कि काश वो अंधा होता। वो बोला, सर मैंने कुछ नहीं देखा। अद्वैत ने उसे घूरकर देखा और कृतिका को वापस उसके रूम में लेकर गया। शिव अपने रूम में वापस जाकर डर के मारे अपने चेस्ट को पेट करने लगा। उसे थोड़ा देर लगा कुछ याद करने में। उसने अभी अभी शराब की खुशबू महसूस की, लेकिन उसके बॉस तो बिल्कुल ठीक थे। इसका मतलब जिसने ड्रिंक की थी वो कृतिका थी और वो पक्का ड्रिंक करके बेहोश हो गई है। वो अद्वैत के साथ कई सालों से था और उसने इस बीच में कभी भी किसी लड़की के लिए आजाद के मन में गलत ख्याल नहीं देखे थे। शिव को हमेशा लगता था कि उसके बॉस एक जेंटलमैन है जो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देंगे। लेकिन अभी उसके बॉस कृतिका का एडवांटेज लेना चाहते हैं, जबकि वह नशे में है और बेहोश है। यह एक बिस्ट से कम कैसे हो सकता है? शिव ने सोचा कि वो ब्रेवली आगे आएगा और उन्हें रोकेगा। वह अपने दो चेहरे वाले बॉस को सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेने देगा। इसी हिम्मत के साथ शिव कृतिका के दरवाजे पर पहुंचा, ये सोचते हुए कि वह दरवाजे किक करके बिल्कुल एक हीरो की तरह खोलेगा और अंदर जाकर अपने बॉस को डांटेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर उठाया, उसके पैर कांपने लगे। तब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने बॉस से कितना डरता है। अगर यहाँ पर कृतिका के साथ उसके बॉस के अलावा और कोई लड़का होता तो वो तुरंत उतर जाता है और कृतिका को बचा लेता। शिव जब अपने ही ख्यालों में बाहर घूम था तो वही अद्वैत रूम के अंदर बिजी था। कृतिका को ठंड बहुत जल्दी लग जाती थी, इसलिए उसने बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहने हुए थे। अद्वैत ने कृतिका का जैकेट निकालो तो उसने देखा कि कृतिका ने अंदर एक पतला सा स्वेटर पहना हुआ है। स्वेटर एक पुलोवर था जिसे निकलना आसान नहीं था और स्वेटर निकालने की प्रक्रिया में गलती से उसका हाथ कृतिका की सॉफ्ट चेस्ट पर टच हो गया, जिससे हमेशा उसका शांत रहने वाला चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। अद्वैत जानता था कि अगर वह थोड़ी देर और कृतिका के आसपास रहा तो पता नहीं वह क्या कर बैठेगा। इसलिए उसने जल्दी से कृतिका को ब्लैंकेट में कवर कर दिया और जल्दी से बाथरूम में जाकर एक हॉट वाटर में टॉवल सोक करके लेकर आया और जेटली उसके चेहरे को साफ करने लगा। जब अद्वैत का हाथ कृतिका के उस गाल पर गया जहां त्रिशा ने किस किया था तो उसने उसे थोड़ा ज्यादा जोर लगाकर साफ किया, ऐसे जैसे वो उसकी बॉडी से किसी और के हर एक निशान को मिटा देना चाहते हो। वो उसकी वाइफ है, उसने अभी तक उसके चेहरे को किस नहीं किया तो कोई और उसे कैसे किस कर सकता है? अभी क्रिश, कृतिका ने बिना आंखें खोल ही उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम दोनों हमेशा से मेरे साथ इतनी अच्छे से बिहेव करते हो, मैं कब तुम्हारे एहसानों का बदला चुका पाऊंगी? तुम्हें उन्हें उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बाद में कर दूंगा। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सो जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कृतिका ने आंखें बंद करते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, वह आदमी जो पूरी लाइफ और तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अद्वैत ने यह बात मन ही मन कही। वह सच में ये बात उससे कहना चाहता था, लेकिन क्या वो ऐसी बातें उससे अभी बोल सकता है?
उसने प्यार से उसका सर सहलाया और पूछा, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या बन जाऊं? कृतिका धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, क्या तुम जादूगर हो? क्या तुम कुछ भी बन सकते हो जो मैं चाहूं? उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, जिनमें हल्का नशा दिखाई दे रहा था, मगर उनकी ब्राइटनेस अभी भी नहीं छुपी थी। वो इतनी ब्यूटीफुल और एडोरेबल लग रही थी कि अद्वैत का दिल सॉफ्ट हो गया और उसने कहा, हाँ तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, अचानक कृतिका ने अपनी बाहों को खोलते हुए चिल्लाई, माँ मुझे गले लगा लीजिए। अद्वैत चिढ़ गया कि वो उसे अपनी मॉम समझ रही है, लेकिन वो उसके गले लगाने के मौके को भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने भी अपनी बाहें खोली और उसे गले लगाकर जेटली बाल सहलाते हुए बोला, सो जाओ अब। अद्वैत ने उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन चेक की थी और वह जानता था कि कृतिका की मॉम तभी उसे छोड़कर चली गई थी जब वो सिर्फ कुछ दिनों की थी, इसलिए शायद कृतिका के दिमाग में अपनी मॉम की कोई यादें नहीं होगी। उसे हमेशा यही लगता था कि नॉर्मल लोग जिन्होंने को कभी जानते ही नहीं या फिर जिनकी कोई याद ही नहीं, उन्हें याद नहीं करते होंगे, लेकिन शायद उसने खून के रिश्तों को कम समझ लिया था। हर एक बच्चा अपने माँ बाप के प्यार को हमेशा तरसता है, चाहे उन्हें वो याद हो या ना हो। मुझे टाइटली गले लगा लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। कृतिका उसकी बाहों में सिको गई और उसके चेस्ट में अपनी नाक को रब करते हुए बोली, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया ना। मैं तो कितनी अच्छी बच्ची हूँ, प्लीज मुझे और डैड को छोड़कर मत जाइए, ओके। इसके बाद कृतिका की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे, जिससे अद्वैत को बहुत तकलीफ हुई और वह बोला, तुम बहुत अच्छी हो, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिस कृतिका को अद्वैत जानता था, वो एक आउटस्टैंडिंग असिस्टेंट थी जो उसका दिया हुआ कोई भी काम बहुत ही आसानी और अच्छे से हैंडल कर लेती थी। वो उसके साथ इतने लंबे टाइम से कम कर रही थी, लेकिन उसने इन महीनों में एक भी गलती नहीं की है। वो देख सकता था कि कृतिका की एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक छोटी सी भी गलती नहीं करने देती और ना ही अपनी कमजोरी किसी और को दिखाती है। क्या इसका यह मतलब है कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है? नहीं, वह भी एक यंग लड़की है। ठीक उसकी बहन दिशा की उम्र की दिशा छोटी थी और उसे हर चीज दी जाती थी और उसे जिस टाइम पेम्पेयर किया जाता था, तो कृतिका ने ऑलरेडी सारी जिम्मेदारियां ले रही थी, जो शायद उसकी उम्र की लड़कियों को नहीं संभाली पड़ती थी। यह वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उसके पास इन सारी चीजों का एक अकेले संभालने और अपने दुख दर्द को अपने दिल में छुपा कर रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अद्वैत ने उसे और टाइटली गले लगा लिया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। कृतिका धीरे से बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्यास लगी है। अद्वैत उसे छोड़कर पानी लाने जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, कृतिका ने उसे और टाइटली गले लगाते हुए बोली, आपने कहा आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें प्यास लगी है ना, तो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। अद्वैत ने शांति से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर वह सुन ही नहीं रही थी। उसने सख्ती से उसके कपड़ों को पकड़ा हुआ था और उसे जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अद्वैत ने भी उसे नहीं छोड़ा। वो उसके बेड पर बैठकर उसे कंपनी देता रहा। वो अभी अभी रोई थी, इसलिए उसकी आईलैशेस पर आंसू थे। उसके नाक थोड़ी सी लाल थी, जिसे अद्वैत का दिल सॉफ्ट हो गया। वो प्यार से उसका सर सहलाता रहा, जिससे थोड़ी देर बाद वह अपने आप सो गई। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अद्वैत को डर था कि कृतिका, जो अभी अभी सोई थी, वो इस तरह नॉक करने से उठ जाएगी, इसलिए उसने जल्दी से उसके कान कवर कर दिए और जब नॉक होने की आवाज नहीं आई तो अपने हाथ पीछे किया और उसे सुलाकर दरवाजा खोला। उसने दरवाजा खुला और अपना सर बाहर निकलते हुए सख्त एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या कर रहे हो तुम? शिव ने दांत पीसते हुए कहा, सर कृतिका नशे में है। अगर इस वक्त उसके साथ किसी ने कुछ किया तो वो गैरकानूनी होगा और गलत होगा। शिव, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते? अद्वैत की आवाज बहुत भारी थी, मगर उसकी आंखें जेंटल थी। जाओ सो जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शिव, जो हमेशा उससे डरता था, लेकिन वह इस वक्त कृतिका के लिए उसके सामने खड़ा हो रहा था, जो अद्वैत को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वही अद्वैत के मुंह से भी यह बात सुनकर शिव ने फाइनली एक राहत की सांस ली और बोला, ओके सर, मैं सोने जा रहा हूँ। आप दुनिया के बेस्ट बस है। उसके बाद शिव खुशी खुशी अपने रूम में वापस चला गया और अद्वैत भी रूम से बाहर आकर सीढ़ियां से नीचे चला गया। उसने कृतिका के लिए थोड़ी सी कॉफी बनाई और उसके रूम में पहुंचा। कृतिका नींद में बहुत बेचैन थी। उसने अपना ब्लैंकेट हटा दिया था और उसकी बॉडी आधी बेड से नीचे लटक रही थी, जिसे देखकर अद्वैत दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और उसे वापस बेड पर लेटकर जागते हुए बोला, कृतिका उठ जा। ओ, पहले ये कॉफी पी लो, वरना कल तुम्हें सर में दर्द होगा।
चुप हो जाओ। वो बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए अद्वैत के पास वो कॉफी उसे थोड़ी थोड़ी पिलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे इस वक्त कृतिका काफी क्यूट लग रही थी। अगर वो सो रही हो तो अगर उसे कुछ खिलाना या फिर पिलाना हो तो सिर्फ उसके मुंह में डालो। अगर उसका टेस्ट उसे कड़वा नहीं लगा तो वह एक छोटी सी गिलहरी की तरह उसे धीरे धीरे पीने लगते हैं। कॉफी पीने के बाद अपने लिप्स को लिक किया, जैसे वो उसे अपनी ब्यूटीफुल लिप्स टेस्ट करने के लिए इनवाइट कर रही हो। अद्वैत धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। एक एक इंच करके वह उसके करीब पहुंचने लगा। वो इतना करीब था कि उन दोनों के सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ कृतिका का ही अक्ष दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा और वो उसके रेड लिप्स को किस कर पाएगा। वो उसकी वाइफ है, वो उसे किस कर सकता है। मगर एक आवाज अद्वैत के दिल में थी जो उसे मना कर रही थी। अद्वैत ने कृतिका के लिए अपने डिजायर को कंट्रोल में किया और जेटली उसके फोरहेड पर एक किस किया। जैसे ही उसने उसके फोरहेड को छुआ, कृतिका ने अपनी आंखें खोल दी। अद्वैत थोड़ा इम्प्रेस हो गया, ऐसे जैसे एक बच्चा चॉकलेट चुराते हुए पकड़ा गया हो। वो कुछ एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही कृतिका ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, अभी मैं क्या पागल हो गई हूँ? मुझे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं कि सर मुझे किस कर रहे हैं? अभी क्या तुम्हारे कहे अनुसार मैं एक बुरी लड़की बन सकती हूँ? जब मैंने बॉस को पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि वो कुछ जाने पहचाने हैं और अब मुझे इस तरह के डरावने सपने आ रहे हैं। इतना कहकर कृतिका रुकी और फिर उसने कुछ सोचकर शायद हंसते हुए कहा, मुझे फिर से ऐसे वियर्ड सपना नहीं आएंगे, है ना? तभी वो उसे काम के पहले दिन इस तरह देखे जा रही थी क्योंकि वो उसे जाना पहचाना चेहरा लग रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन है। वो ऑलमोस्ट इस हरकत की वजह से उसे चिढ़ गया था, मगर आखिर में उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया, जो उसकी खुशकिस्मती थी। अविका, मुझे बताओ क्या हुआ? मैं सचमुच अनाइंग हूँ। किसने कहा कि तुम अनाइंग हूँ? अगर मैं अनाइंग नहीं हूं तो सब लोग मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? कृतिका की भौहें में आपस में सिकुड़ गई, जैसे वो कोई बुरा सपना या पूरी याद को याद कर रही हो, और बोली, मेरी मॉम, मेरे डैड और वह इंसान और फिर अक्षत। कृतिका के मुंह से अपना नाम सुनकर अद्वैत को काफी मिक्स इमोशंस फुल हुए। उसने उसका सर सहलाया और कहा, चिंता मत करो, अक्षत तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। कृतिका, कभी नहीं। कृतिका उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी, बस अपने माँ के अंदर दबे हुए सीक्रेट बाहर निकल जा रही थी। मैं हमेशा से पढ़ाई में और काम में इतनी हार्ड वर्क करती हूँ और मैं कुछ गलत भी नहीं करती हूँ, तो सब लोग मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? तुम कभी कुछ गलत नहीं करती, जो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं वो गलत है। रियली? हाँ। ये सब कंफर्मेशन सुनकर कृतिका की भौहें थोड़ी सी रिलैक्स हुई और फाइनली वो सो गई। अद्वैत उसके बेड के बगल में बैठकर उसके सॉफ्ट बालों के साथ खेलता रहा। थोड़ी देर बाद कृतिका को कोई बुरा सपना आ रहा था, इसलिए वो अद्वैत के करीब सिकुड़ने लगी। डरो मत, अद्वैत ने उसे गले लगा लिया और उसके बगल में लेट गया और उसके साथ इस पोजीशन में तब तक रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि शायद अब कृतिका उठ सकती है तो वह उठा और उसके रूम से बाहर निकाला। लेकिन किसने सोचा था कि रूम से बाहर निकलते ही उसे वो शिव से टकरा जाएगा। उसे देखते ही शिव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोला, सर आप? अद्वैत ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसे एक्सप्लेन करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसके बॉस ने कहा था कि वो नशे में किसी का फायदा नहीं उठाएंगे, इसलिए शिव आराम से सो गया। लेकिन अब जब सब कुछ हो गया है तो वह क्या करेगा? क्या अगर कृतिका उठने के बाद पुलिस को फोन करेगी बॉस को पकड़वाने के लिए तो उसे गवाही देनी चाहिए? शिव बेचैनी से इधर उधर टहले जा रहा था। एक अच्छा नागरिक होने के नाते वो अपनी हाई सैलरी वाली जॉब के लिए प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकता था। उसे बहादुरी से सामने आकर अपने बॉस के बिहेवियर के बारे में सबको बताना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कानून तोड़े, सबको सजा एक बराबर मिलनी चाहिए। शिव मेंटली अपने आप को तैयार किया जा रहा था। जब अद्वैत अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर कपड़े बदलकर नीचे आ रहा था तब उसने शिव को वही सेकंड फ्लोर पर इधर उधर टहलते हुए देखा तो उसने कहा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम घटिया इंसान, जिसने अपने ही एम्प्लॉय को हर्ट किया और उसके साथ गलत बिहेवियर किया, तुम डिजर्व ही नहीं करते मेरी मन की बात को जानना। शिव सचमुच ये बात अद्वैत के मुंह पर चिल्ला कर कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अद्वैत से मिली वो डर गया और बोला, नहीं, कुछ नहीं सर, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी अद्वैत ने उसे रोकते हुए कहा, कृतिका वो लड़की है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर शिव ने उस पर फिर भरोसा कर लिया।
एक बार अद्वैत कह दे तो वह उसे पर भरोसा कर लेगा। आफ्टर ऑल वो अद्वैत के साथ इतने सालों से था और अद्वैत ने कभी किसी लड़की को लेकर गलत ख्याल नहीं रखे थे। वो बोला, मैं जानता हूँ सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं बस थोड़ा ज्यादा शकी हो गया था। अद्वैत बोला, गेट लॉस्ट। वही रूम के अंदर अद्वैत के जाने के थोड़ी देर बाद ही कृतिका की नींद खुली। उसे कल रात बहुत अजीब अजीब सपने आए। उसे बहुत सारे लोग अपने सपने में दिखाई दे रहे थे और अजीब सी बात यह थी कि हर एक सपने में अद्वैत भी था। वो जल्दी से उठी और उसने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोया था कि वह अपने आप को उठा सके। उसने अपने आप से कहा कि वो फ्यूचर में किसी के भी सपने देख सकती है, लेकिन अपने बॉस अद्वैत के बिल्कुल नहीं। तैयार होने के बाद कृतिका नीचे गई, यह सोचते हुए कि वो सबसे पहले उठी है। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसे डाइनिंग रूम में अद्वैत पहले से ही नाश्ता करते हुए दिखाई दिया। उसने जल्दी से उसे ग्रिट किया, गुड मॉर्निंग सर। अद्वैत ने हाँ में सर हिलाया और टेबल पर रखे प्लेट की तरह इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा है। थैंक यू सर। कृतिका ने बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और बैठते ही खाना शुरू कर दिया। अद्वैत ने सबसे पहले अपना खाना खत्म किया और एलिगेंटली नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। तब जाकर उसने नोटिस किया कि उसने अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड उसके साथ फिर से शुरू कर दिया है, जिसे उसे थोड़ा बुरा लगा और गुस्सा भी आया। उसने पूछा, कल कहाँ गई थी तुम? कल? कृतिका, जिसने कल रात बहुत ड्रिंक कर ली थी, उसे थोड़ी देर लगी। फिर उसने याद करते हुए कहा, वो त्रिशा सिन्हा ने डिनर के लिए एंटीवायरस किया था, इसलिए मैं उनके साथ बाहर चली गई। और ये त्रिशा सिन्हा कौन है? वो मिस्टर सिन्हा की बेटी है। कल उन्होंने आपको लंच के लिए इनवाइट किया था, याद है आपको? वो एक्चुअली में उस इंसान का नाम भूल गया जिससे वो कल मिला था, लेकिन खुशी की बात यह है कि त्रिशा ने ऑलरेडी उन पर गिव ऑफ कर दिया। अद्वैत को उन लोगों का नाम नहीं याद था, मगर वो कल कृतिका के साथ जो हुआ वो नहीं भूला था। तो कल जिस लड़की ने उसके सामने उसकी वाइफ को किस किया, वो त्रिशा सिन्हा है? क्या वो लड़की उसे नाम मिलने पर उसकी वाइफ को चुराने की कोशिश कर रही है? उसने चिंता में कृतिका की तरफ देखा और पूछा, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? कृतिका को कोई आइडिया नहीं था कि अद्वैत के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह लगातार त्रिशा की तारीफ करने लगी। मिस सिन्हा बहुत अच्छी इंसान है और हमारी जल्दी ही दोस्ती भी हो गई। मुझे वो बहुत पसंद आई। इसे सुनकर अद्वैत की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वो बोला, तुम अभी अभी सिर्फ उससे मिली हो और तुम ऑलरेडी उसे पसंद करने लगी? दोस्ती हो या फिर प्यार, ये सब फीलिंग के ऊपर ही निर्भर करता है मेरे हिसाब से, ना कि इस बात के ऊपर कि आप एक दूसरे को कितने लंबे वक्त से जानते हो। तो वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सच में शादीशुदा हैं या नहीं। इतना कहकर कृतिका ने अपना फ्रॉक नीचे रखा और उसकी तरफ देखकर सीरियसली बोली, सर, अगर आपके मन में कोई और इंटेंशंस नहीं है तो आप अनाउंस क्यों नहीं करते थे कि आप शादीशुदा हैं? मुझे दूसरों को अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में बताने की क्या जरूरत है? अद्वैत को हमेशा ही शादी अपना पर्सनल मामला लगता था, इसलिए उसने यह बात कभी पब्लिक नहीं की। कृतिका धीरे से बोली, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानते कि कितनी लड़कियां आपको एडमिरे करती है? सो वॉट? अद्वैत बोला। वो एक्चुअली बोला सो वॉट? कृतिका को गुस्सा आ गया। उसे बहुत खुशी हुई कि यह आदमी उसका हस्बैंड नहीं है, वरना वो उसके इस तरह के एटीट्यूड से पक्का पागल हो जाती। अब तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? सर, आपने ही कहा था कि हमें खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। कृतिका में पता नहीं कहां से उसके सवाल का दो टूक जवाब देने की हिम्मत आ गई थी और खुशकिस्मती से अद्वैत में भी आगे नहीं पूछा और कृतिका ने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और बोली, सर मेरा खाना हो गया, मैं जाती हूँ मीटिंग की चीज तैयार करने के लिए। अद्वैत कैजुअली एक सिगरेट जलाई और बोला, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया है तो वो बात पूरी करो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। कृतिका स्पीचलेस हो गई। वह क्या बोले? वो तो उसकी वाइफ नहीं है, तो वो उसे क्या बताएं कि उसे क्या करना है या नहीं, और इससे उसका क्या लेना देना है? बोलो। अद्वैत का सवाल प्रेशर से भरा हुआ था। कृतिका ने गहरी सांस छोड़ी और इस टॉपिक पर आगे बोलते हुए बोली, मैं आपके साथ 1 साल से भी कम वक्त से कम कर रही हूँ, मगर इतनी कम टाइम में ही मैंने कई लड़कियों को हर एक तरीका अपनाते हुए देखा है ताकि वह आपके करीब आ सके और आपको पागलों की तरह मिस सिन्हा की तरह फॉलो करती है। वो लोग भले ही अद्वैत के स्टेटस और उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह अपने करीब आने की कोशिश करने वाली लड़कियों को बहुत बुरी सजा देता है, ये बात चारों तरफ ना फैली होती तो शायद और हजारों लोग लड़कियों को उसके करीब भेजने की कोशिश करते। अच्छे तरीके से बोला जाए तो वो लोग लड़कियां उसने ऑफर कर रहे हैं खेलने के लिए, बट एक्चुअली वो सिर्फ एक जाल है। एक बार वो गलती कर दी तो वह उनकी कंट्रोल में आ जाएगा और उनके दया पर उन्हें जीना होगा। इतने सालों में अद्वैत इन सिचुएशन से डील करने के लिए एक्सपीरियंस हो गया था,
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उन लोगों से कैसे डील करेगा, और भी लोग हैं जो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, और उसके अलावा उसने कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं ढूंढा था उन लोगों को रोकने के लिए और लड़कियों को रोकने के लिए। अद्वैत ये जानने के लिए क्यूरियस था कि कृतिका कौन सी अच्छी एडवाइस दे सकती है, इसलिए वो बोला और बोलो। तब जाकर कृतिका बोल्डलू बोली, अगर आप अनाउंस कर देते हैं कि आप शादीशुदा हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे दूर रहेंगे। न सिर्फ यह आपको बहुत सारी मुसीबत से बचाएगा, मगर इससे आपकी वाइफ भी खुश हो जाएगी। कृतिका ने इस इशू के बारे में बहुत ही सिंपली सोचा, मगर उसे नहीं पता था कि यह अनाउंस करने के बाद अद्वैत के ऊपर कितना बड़ा खतरा आ जाएगा और उसके वाइफ को कितना प्रेशर महसूस करना होगा। अब जब वो चाहती है कि अद्वैत की शादी वाली बात पब्लिक हो जाए तो वह ऐसे कर देगा। अब उसके पास एबिलिटी है उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की। अद्वैत ने तुरंत अपना फोन निकाला और मित्तल ग्रुप के पीआर डिपार्टमेंट को कॉल किया, एक प्रेस रिलीज अनाउंस करो मेरी शादी के बारे में। कृतिका शॉक हो गई, वो उसकी बात क्यों सुन रहा है? वो सचमुच ये बात अनाउंस करना चाहता है क्योंकि उसने यह बात कही? अद्वैत ने उसकी तरह वो देखा और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोला, खुश हो? कृतिका धीरे से बोली, आपको अपनी वाइफ से कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि वह खुश है या नहीं। अद्वैत हंसते हुए बोला, अगर तुम खुश हो जाओगी तो वह भी हो ही जाएगी। जल्दी ही अद्वैत की शादी की बात अनाउंस हो गई, जिसे बहुत हटकॉम पर मचा गया और मित्तल ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस और भी तेजी से ऊपर जाने लगे। स्टॉक प्राइस बढ़ना एक अच्छी बात थी, लेकिन ये सिर्फ अद्वैत की शादीशुदा होने वाली बात की वजह से हो रहा था, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। यह एक बहुत ही खतरनाक मूव था। अगर अद्वैत की शादी में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स गई तो इसका बहुत बड़ा असर मित्तल ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस पर भी पड़ेगा। कृतिका को अचानक इस बारे में ख्याल आया तो उसे नहीं पता था कि शादी अनाउंस करना अच्छी बात है या बुरी। उसने पूछा, सर क्या मैंने आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी? तुमने ये क्यों कहा? आपके पास अपने कारण होंगे ना अपनी शादी को जल्दी अनाउंस न करने के। आज आपके मित्तल ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस आपकी शादी की खबर की वजह से इतनी ऊंचाई से ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी और आपकी वाइफ के बीच में फ्यूचर में कुछ हुआ। कृतिका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अद्वैत ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, यहाँ पर कुछ हुआ या फिर शायद, लेकिन की कोई जगह ही नहीं है। मेरी जिंदगी में इकलौती लड़की मेरी वाइफ ही रहेगी और यह बात कभी नहीं बदलेगी। यह अच्छी बात है। कृतिका ने जल्दी से रिलीफ फील किया और अपने आप काम करने लगी, और वही मालती मित्तल ने जैसे ही यह न्यूज़ देखी गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए कप को तोड़ दिया। उसे ड्रग वाले इंसिडेंट के बाद देश में जितने भी उसके जासूस थे उन सबको अद्वैत ने बहुत सफाई से हटा दिया था, जिसकी वजह से उसे अद्वैत या फिर कृतिका की कोई अपडेट नहीं मिल रही थी। और हैरानी की बात यह है कि अद्वैत ने अब अपनी शादी सबके सामने अनाउंस कर दी है। अब जब अद्वैत ने अपनी शादी अनाउंस कर दी है तो इसका मतलब ये है कि वह जान चुका है कि उसकी रजिस्टर वाइफ उसकी छोटी सी असिस्टेंट ही है। मालती मित्तल ने खिड़की के बाहर बर्फ को देखा और गहरी सांस छोड़कर बोली, क्या हमें उसे गुड फॉर नथिंग लड़की को सचमुच मित्तल परिवार में रखना होगा? रमेश जो उसकी साइड पर ही था उसने जवाब दिया, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारे आदमियों को छोटे सर ने हटा दिया है, लेकिन वहां पर और भी कई लोग होंगे जो कृतिका को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते होंगे, तो वह हमारे लिए उसका ध्यान रख सकते हैं बस। तुम ये बताओ, क्या तुम जानते हो, क्या आपको परमार परिवार याद है? मालती मित्तल ने हाँ में सर हिलाया। इस बार परमार परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है और एक इंसान है जिसका नाम है नीरज परमार। वो पहले मित्तल ग्रुप के हेड ऑफिस में ही काम करता था और छोटे सर की असिस्टेंट वाली पोस्ट उसे मिलने वाली थी, लेकिन फिर कृतिका बीच में आ गई और उसने वो पोजीशन ले ली, जिसकी वजह से नीरज बहुत गुस्से में था और उसने कृतिका को फंसाने के लिए हर एक कोशिश की, मगर आखिर में वह पकड़ा गया और उसे कुछ दिनों के लिए जेल हो गई। और वापस बाहर आने के बाद नीरज ने कृतिका को एक कार एक्सीडेंट में भी मारने की कोशिश की, मगर वो कृतिका की बच्ची काफी लकी थी जो इस बार भी बच गई। ये सब सुनकर मालती मित्तल थोड़ा बहुत कुछ समझ गई और बोली, ठीक है फिर देखते हैं। अद्वैत को इस बार मुझसे बहुत बड़ा इशू है और हमारे माँ बेटे का रिश्ता और बिगड़ता जा रहा है। अगर और खराब हुआ तो उसकी दादी माँ को फायदा हो जाएगा। राइट। ठीक उसी वक्त रमेश ने अपना फोन निकाला और कहा, मैम मिस बजाज फोन कर रही है। ये सुनकर कि नित्या बजाज फोन पर है, मालती मित्तल की आंखों में गुस्सा और भी दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उसने फोन ले लिया। तभी दूसरी तरफ से नित्या की स्वीट आवाज आई, आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया, आप दिल्ली कब वापस आ रही हो? मालती मित्तल एक बार पहले दिल्ली गई थी, लेकिन उसकी ट्रिप इतनी छोटी थी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि वो कब आई और कब चली गई।
मालती काफी इम्पेशनप थी, मगर उसकी आवाज फिर भी जेंटल थी और वह बोली, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो या फिर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? नित्या ने हंसते हुए कहा, आंटी मेरा मजाक मत उड़ाइए, मुझे बस समझ नहीं आ रहा है कि अद्वैत सोच क्या रहा है। उसकी वाइफ दूसरे आदमी के साथ उसे चीट कर रही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी शादी अनाउंस क्यों की? भले ही मालती मित्तल सब चीजों के बारे में जानती थी, मगर वह नित्या को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो बोली, वह मुझे भी अपने ही बारे में कुछ नहीं बताता है। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। मगर चिंता मत करो, मुझे सिर्फ तुम ही पसंद हो अपनी बहू के तौर पर। लेकिन नित्या अभी भी परेशान थी। अद्वैत हमेशा ही अपनी असिस्टेंट के साथ इधर उधर घूमता रहता है और मैं दिल्ली आने के बाद सिर्फ उसे एक बार ही देखा है, हमने तो बात भी नहीं की। मालती मित्तल और इम्पेशेंट होती जा रही थी। अगर बात बजाज परिवार की नहीं होती तो वो इस बेवकूफ से कभी बात भी नहीं करती। वो बोली, उसकी असिस्टेंट का उसे फॉलो करना काम है, तुम उसे जैसी लड़की के साथ अपने आप को कंपेयर क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे राइवल बनने के लायक भी नहीं है। मालती मित्तल की यह बात सुनकर नित्या को थोड़ा अच्छा लगा, जैसे मित्तल ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ की पोजीशन ऑलरेडी उसकी हो गई हो। तो उन लोगों ने थोड़ी देर तक फैमिली मैटर्स के बारे में बात की और फिर कॉल कट हो गया। मालती मित्तल ने अपना वो फोन रमेश को दिया और बोली, इसके फोन को फ्यूचर में अवॉइड करने की कोशिश करना, मुझे इससे बात नहीं करनी है। ऑलराइट। वहीं दूसरी तरफ नित्या अकेली नहीं थी, उसका भाई प्रियांशु बजाज भी उसी के साथ था। उसने उसे वो फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहा था ताकि वह उनकी बातें सुन सके और सब समझ सके। नित्या ने कट हुए फोन की तरफ देखा और फिर प्रियांशु की तरफ देखकर बोली, हम सब मालती मित्तल और अद्वैत के बीच के रिश्ते के बारे में जानते हैं। जिस इंसान को ये पसंद करें अद्वैत उसे इंसान से उतना ही नफरत करेगा, तो हमें फिर इसके दिल को जीतने की क्या जरूरत है? क्या तुम मेरे मेथड पर सवाल उठा रही हो? प्रियांशु ने एक बहुत तेज थप्पड़ नित्या को मारा और बोला, तुम एक यूजलेस बेवकूफ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? नित्या ने अपने दर्द हुए चेहरे को कवर कर लिया, मगर अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाली। वह बजाज परिवार की इकलौती बेटी थी और सब बाहर वालों के यही लगता था कि वह एक प्यारी राजकुमारी है और बजाज परिवार का हर एक इंसान उसे प्यार से बड़ा किया है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वह इस फैमिली में क्या कुछ भुगत रही है। वो चुप रही, जिसे प्रियांशु का गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपना हाथ उठाया उसे फिर से मारने के लिए और चिल्लाया, बोलो कुछ। जिससे नित्या कांप गई और पीछे जाते हुए बोली, चिंता मत करो, मैं उनसे हमेशा टच में रहूंगी। जो भी तुम कहोगे मुझे करने के लिए मैं कहो और लूंगी, और मैं और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ये सुनकर प्रियांशु ने अपना हाथ पीछे किया और बोली, तुम दिशा की दोस्त हो, तुम्हें उसके जरिए पता लगाना होगा कि अद्वैत की बीवी है कौन। नित्या आपस में सिकुड़ गई और डर से कांपते हुए बोली, मैंने पूछा था, मगर दिशा भी अब तक अद्वैत के बीवी से नहीं मिली है। उसने पता नहीं कि वह कैसी दिखती है या फिर उसका क्या नाम है। प्रियांशु उसे एक और थप्पड़ मारना चाहता था और वह बोला, अगर उसने उसे नहीं देखा है तो तुम उसे पुश क्यों नहीं करती कि वह उसे जाकर मिले? वो अद्वैत की अपनी बहन है, वो उसे हर्ट नहीं करेगा, समझी? मैं अभी उसे कांटेक्ट करती हूँ, नित्या ने कहा और अपना फोन निकाला। तभी प्रियांशु, और उस लड़की से कहना कि वह तुम्हें उस लड़की से मिलने के लिए ले चले। याद रखना, तुम्हें दिशा के जरिए ये भी पता लगाना होगा कि अद्वैत ने अचानक से अपनी शादी क्यों अनाउंस की। अगर वो उस लड़की को डिवोर्स नहीं देना चाहता है तो तुम कभी उससे शादी नहीं कर पाओगी। ठीक है, प्रियांशु ने तेजी से उसका सर पर मरते हुए कहा, तुम बहुत ही यूजलेस हो। अगर तुम्हारी माँ की आधी भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर होती तो एक आदमी को फंसाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। इतना कहने के बाद प्रियांशु चला गया। नित्या अभी भी कांप रही थी और इतनी जल्दी से अपना फोन निकाला और दिशा को कॉल किया। वही टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस पूरे जोरों शोरों पर थी। ब्रेक के दौरान कृतिका अपना चेहरा धोने के लिए रेस्टरूम गई ताकि वो अच्छी कंडीशन में काम कर सके। अपना चेहरा धोने के बाद वह वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने लगी। तभी प्रतीक, टेक्नोवा इंडस्ट्रीज के हेड ने उसे रोकते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, मुझे आपकी किसी चीज में मदद चाहिए, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। कृतिका कहना चाहती थी कि उसे परेशानी है, मगर अपनी बेसिक सोशलाइज स्किल की वजह से वो बोली, मिस्टर प्रतीक, आपको मेरी मदद किस चीज में चाहिए? प्रतीक मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि आपका दिल्ली में अपना कोई घर नहीं है। हमारी कंपनी ने अभी अभी सीनियरिटी हाई रेजिस्टेंस में फुली फिनिश्ड हाउस खरीदे हैं। आप बस थोड़ी सी मेहनत के बाद उसे घर में जा सकती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं वो घर आपका नाम भी कर सकता हूँ। अचानक से इतना बड़ा गिफ्ट यानी कि मुसीबत। कृतिका कोई बेवकूफ नहीं थी कि वह ये सोचे कि उसकी किस्मत चमक गई है। वो बोली, मिस्टर प्रतीक, मुझे डर है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।
मिस श्रीवास्तव, अगर आपको सीनियरिटी हाई रेजिडेंसी में बड़ा घर नहीं चाहिए तो खुशी हिल स्टेटस में हमारे विलास भी है, जो ना इसलिए डेकोरेटेड और ब्रांड न्यू है। अगर आप उसे चाहे तो अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकती है और फिर अपना लगेज लेकर वहां रहने के लिए जा सकती है। प्रतीक बहुत कॉन्फिडेंस था कि वह कृतिका के कमजोरी ढूंढ लेगा और वह ज्यादा लालच पर मना नहीं करेगी, इसलिए उसने कहा, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? प्रतीक ने इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि वह उसे मुसीबत में डालना चाहता है। लेकिन कृतिका सचमुच जानना चाहती थी कि वह उसे रिश्वत देकर कौन सा काम करवाना चाहता है, तो वो बोली, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती, तो फिर मैं इतनी महंगी गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? मिस श्रीवास्तव, अगर आप मुझे इस चीज में मदद कर लेगी कि तो ये काफी बड़ा फेवर होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता? कृतिका मुस्कुराई और फिर बोली, मैं बड़ी चीजों का हैंडल करने में बहुत बुरी हूं। ये सब बातें सुनकर प्रतीक को लगा कि कृतिका उसका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए उसने सच रिवील किया, भले ही जो मैं काम कहने जा रहा हूं वो दूसरों के लिए मुश्किल हो, मगर आपकी जैसी पर्सनल असिस्टेंट के लिए ये बहुत आसान होगा। ये सुनकर कृतिका ने एक आईब्रो उठाई और बोली, क्या मिस्टर प्रतीक हो, जो मुझे करना है वो सर से रिलेटेड है? स्मार्ट लोगों के साथ डील करना आसान होता है। प्रतीक ने उसे अप्रिशिएटिव लुक दिया और बोला, आज के डिनर के बाद आप किसी भी तरीके से मेरे लोगों को प्रेसिडेंट मित्तल के रूम में पहुंचा दे दीजिए। आपको बस उन लोगों को वहां पहुंचना है और मेरा प्लेन काम करेगा या फिर नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी हिल स्टेट में विला आपका होगा। अद्वैत ने ऑलरेडी अपनी शादी अनाउंस कर दी है, फिर भी कोई ऐसे घटिया हरकत कर रहा है और उसके लिए लड़की भेजना चाहता है। क्या दुनिया में इस तरह के भी घटिया लोग होते हैं? वो बोली, मिस्टर प्रतीक सर ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन प्रतीक को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बोला, मिस्टर मित्तल के स्टेटस के हिसाब से अगर वह शादीशुदा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, और जैसे ही अगर वह अपनी चुटकी बजाएगा हजारों लड़कियां अपना सब कुछ उसे सपोने के लिए तैयार हो जाएंगी। मिस श्रीवास्तव, दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे मनी, पावर और लड़कियां पसंद ना हो। बस मेरी मदद कर दीजिए और फ्यूचर में आपको और भी फायदे होंगे। मुझे बेनिफिट्स चाहिए, मगर कृतिका को भी एक ऐसा महंगा घर चाहिए था, मगर वो उस घर को अपनी हार्डवर्क के पैसे से खरीदना चाहती थी, ना कि गलत तरीके से। वो बोली, मुझे सर की एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। अगर मैं उन्हें धोखा दूंगी तो मैं सबसे बड़ी मुसीबत में फंसूंगी। ये सुनकर प्रतीक का चेहरा डार्क हो गया और वो बोला, तो आप हमारी मदद नहीं करने वाली है? मिस्टर प्रतीक, सॉरी, मगर मुझे डर है कि मदद करने के बाद मैं मारी जाऊंगी। कृतिका ने इतना कहकर वहां से जाने की कोशिश की, मगर प्रतीक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, एक बार फिर सोच लीजिए। कृतिका ने नीचे उसे हाथ की तरफ देखा जिसने उसकी कलाई को पकड़ा हुआ था और कोरली बोली, प्रतीक मेरा हाथ छोड़ो। प्रतीक उसका हाथ छोड़ता उससे पहले ही अद्वैत स्मोकिंग एरिया से एक सिगरेट के साथ बाहर आया और बोला, मिस्टर प्रतीक, आपको मेरी असिस्टेंट से क्या काम है? भले ही वो ऊपर से मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। प्रतीक ने कभी नहीं सोचा था कि अद्वैत यहाँ होगा। उसने जल्दी से कृतिका को छोड़ दिया और बोला, प्रेसिडेंट मित्तल, मैं बस मिस श्रीवास्तव की एबिलिटी को एडमायर कर रहा था और उन्हें लंच के लिए इनवाइट करना चाहता था। कृतिका ने अपने लाल पड़ी कलाइयों को रब किया, लेकिन उसका ये छोटा सा मूव भी अद्वैत की नजरों से नहीं बचा और वो बोला, जाओ यहाँ से। कृतिका ने हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने लगी। अद्वैत ने कृतिका को जाता हुआ देखकर उसकी नजर लगातार उसके उस हाथ पर बनी हुई थी जिसे प्रतीक ने छुआ था, और फिर वो कोल्ड नजरों के साथ प्रतीक के पास पहुंचा। उसका ऑरा अब बहुत स्ट्रांग था और जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, कृतिका के कदम अपने आप पीछे चलते जा रहे थे। उसने अपनी सिगरेट का एक गहरा पफ लिया और मुस्कुरा कर पूछा, क्या आप मेरी असिस्टेंट में इंटरेस्टेड है? इस वक्त प्रतीक में हिम्मत नहीं थी कि वो सच बता पाए, इसलिए जो अद्वैत बोल रहा था उसी के साथ उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और बोला, प्रेसिडेंट मित्तल, आपकी असिस्टेंट मिस श्रीवास्तव न सिर्फ काम में कैपेबल है बल्कि बहुत खूबसूरत भी है। यहाँ कॉन्फ्रेंस में कई लोगों से पसंद करने लगे हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ओह रियली? अद्वैत ने सिगरेट का एक और पफ लिया और बोला, मिस्टर प्रतीक, प्लीज अपना राइट हैंड आगे कीजिए। प्रतीक को नहीं पता था कि अद्वैत क्या करने वाला है, लेकिन उसने उसके कहे अनुसार अपनाया राइट हैंड आगे कर दिया। अगले ही सेकंड अद्वैत में अपनी सिगरेट उसके हाथ पर बुझा दी, जिससे प्रतीक को बहुत दर्द हुआ और उसने गुस्से में बोला, अद्वैत तुम? क्या मैं? अद्वैत डेविल स्माइल और शार्प मर्डरस इंटेंशन के साथ बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम, जो तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे लोगों के साथ बदतमीजी कर सको? ये सुनकर प्रतीक ने अपने गुस्से में दांत पीसते हुए दर्द से बोला,
अद्वैत, ज्यादा आगे मत बढ़ो वरना आखिर में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? अद्वैत ने प्रतीक को घूरकर देखा और फिर वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देखकर प्रतीक ने अपनी मुठिया गुस्से कसी और बोला, देख लेंगे। जब अद्वैत मीटिंग रूम में वापस आ गया तो कृतिका ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा और जब वह उसके इमोशन समझ नहीं पाई तो बोली, सर आपने हमारी बातें सुनी तो होगी थोड़ी देर पहले। मैंने उसकी बात नहीं मानी। ये सुनकर अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगता है? ये सुनकर कृतिका ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी वाइफ हर्ट हो। आप दोनों के बीच का रिश्ता कोई बर्बाद नहीं कर सकता। थोड़ी देर बात करने के बाद अद्वैत ने अचानक से पूछा, दिल्ली में कौन सा घर तुम्हें अच्छा लगता है? कृतिका को वो दोनों ही घर बहुत पसंद थे जो प्रतीक ने कहे थे, मगर वो उन्हें अफोर्ड कर सकती है या नहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वो मुस्कुराई और उसने उसके सवाल का जवाब ना देते हुए बात घूमकर कहा, सर मीटिंग स्टार्ट हो रही है। जब कृतिका से अद्वैत को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने मनन को मैसेज किया, आज शाम को 6:30 बजे कृतिका से पूछना कि दिल्ली में उसे कौन सा घर पसंद है, मैं उसके लिए खरीदने वाला हूँ। मनन ने जल्दी से जवाब दिया, अद्वैत क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कहना चाहते हो तुम? पहले तुम्हें अपनी वाइफ को डिवोर्स देना था और फिर तुमने डाइवोर्स के दिन अपना मन बदल लिया और अब तुम्हें उसके लिए घर भी खरीदना है। या तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हो गए हैं या फिर बहुत टाइम हो गया है। वो मेरी वाइफ है, हम लीगली मैरिड हैं। अगर मैं उसका नाम पर एक घर खरीदता हूं तो इसमें गलत ही क्या है? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, तुम खुश हो तो कुछ भी। 6:30 शार्प। तुम जानते हो कि हम लॉयर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? टाइम और टाइम। अगर तुमने 6:30 कहा है तो मैं 8 नहीं बजाऊंगा, समझे? अद्वैत ने उसके इस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और मीटिंग आगे कंटिन्यू की। शाम को 6:30 बजे जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, कृतिका अपने सामान पैक कर रही थी तभी उसका पर्सनल फोन 2 बार वाइब्रेट हुआ। मनन की तरफ से कॉल देकर कृतिका एक्साइटेड हो गई और उसने उठते ही पूछा, मिस्टर मनन, क्या अक्षत डिवोर्स के लिए मान गया? ये सुनकर अद्वैत का चेहरा डार्क हो गया। वो कैसे उसके मन में अद्वैत की इंप्रेशन को चेंज करें? वही कृतिका का सवाल सुनकर मनन भी काफी ऑकवर्ड हो गया, लेकिन उसने अपना गलत साफ करते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, मिस्टर आहूजा अभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहते। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपसे पता करूं कि आपको दिल्ली शहर में कौन सा घर अच्छा लगता है ताकि वो आपके लिए एक खरीद सके। आप श्योर हैं कि उसने मुझसे पूछने के लिए कहा है और वह मेरे लिए एक घर खरीदना चाहता है? आज मनन तीसरा इंसान था जो उसे घर के बारे में पूछ रहा था, इसलिए कृतिका को थोड़ी बैड फीलिंग होने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका हस्बैंड अक्षत टेक्नोवा इंडस्ट्रीज के मालिक प्रतीक के हाथों बिक गया हो और वो उसका इस्तेमाल करना चाहता हो अद्वैत को फंसाने के लिए, इसलिए वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता? मगर यह सिर्फ उसका एक शक था और कृतिका बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती थी। वो बोली, मिस्टर मनन, वो अचानक से मुझे घर क्यों देना चाहता है और वो काम क्या करता है? उसका ये सवाल सुनकर मनन ने अद्वैत की बात ही उसे कहीं, आप लोग लीगली मैरिड है और वह अपना पैसा बिजनेस के जरिए कमाता है, सो आपको एक घर देने में गलत क्या है? कृतिका ने कभी किसी आदमी पर डिपेंड होने का नहीं सोचा था, स्पेशली वो जो डिवोर्स चाहता है, इसलिए उसने कहा, मैं पैसे खुद कमा सकती हूँ, घर खरीदने के लिए मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। मनन बोला, इस तरह की एक फ्री में आते हुए घर को मना कर देना गलत बात है। एक बार फिर से सोच लीजिए और कल मुझे अपना जवाब बताइएगा। मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल राइट, मैं उसे बता दूंगा। मनन के साथ उसका कॉल कट होने के बाद भी कृतिका परेशान थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड अक्षत को एक मैसेज भेजा, अक्षत, मिस्टर मनन ने मुझसे कहा कि तुम मेरे लिए घर खरीदना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। एनीवे, टाइम सेट करते हैं मिलने और बात करने का। टाइप करने के बाद कृतिका ने फिर से मैसेज को चेक किया और वो उसे सेंड कर नहीं वाली थी, तभी अचानक उसे पीछे से अद्वैत की डिप आवाज सुनाई दी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए एक घर खरीदना चाहता है, तुम उसे ले क्यों नहीं लेती? जिसे कृतिका तुरंत डर गई और वो उछलते हुए बोली, सर आप अभी भी यही है? वहां पर सिर्फ वो दोनों ही वेन्यू पर बचे थे। मेरे सवाल का जवाब दो। अद्वैत डोमिनेटिंग था मगर कृतिका के पास भी अपने तरीके थे उसे डील करने के। वो बोली, सर यह मेरा प्राइवेट मैटर है, प्लीज आप इसमें इतना इंटरफेयर मत कीजिए। ये सुनकर अद्वैत चिढ़ गया। वो अचानक से उसकी तेज जबान के लिए एक सबक सिखाना चाहता था और वही अद्वैत के इंटरप्शन की वजह से कृतिका वह मैसेज भेजना भूल गई जो उसने लिखा था।
डिनर करने के बाद और फ्रेश होने के बाद वह बेड पर लेटी और उसने अपना फोन उठाया। वो अविका और क्रिश से बात करने ही वाली थी, तभी उसने वह अनसेंड मैसेज देखा और जल्दी से सेंड में बटन टाइप किया और अद्वैत को मैसेज मिल भी गया। वह भी शावर लेकर बेड पर लेटा ही था जब उसे कृतिका का मैसेज मिला। उसने मैसेज पढ़कर जवाब दिया, हम लिली मैरिड है। कृतिका ने उस मैसेज की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसका दिल एक बार के लिए तेजी से धड़क। भले ही उसे अक्षत का चेहरा ठीक से याद नहीं था, मगर उसे यह बात तो माननी होगी कि लीगली अक्षत उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है। हम मिलकर अच्छे से बात कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर ऐड कर सकता हूँ? श्योर। कृतिका ने जल्दी ही उसे व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। उन दोनों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पर एक फ्रेंड के तौर पर अपनी शादी के 1 साल और 7 महीने के बाद ऐड किया है। कृतिका ने अपने कॉन्टैक्ट में अनजाने नंबर को देखा और उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या कहना है। वो उस नंबर को देख ही रही थी, तभी अक्षत ने एक नंबर मैसेज भेजा, कृतिका आई एम सॉरी तुम्हें हमारी शादी के बाद अकेला छोड़कर जाने के लिए, मगर प्लीज मेरा भरोसा करो कि जिस वक्त मैं लक्ष्मी दादी की रिक्वेस्ट मानकर हमारी शादी के लिए हाँ कही थी, उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बताऊंगा। और हमारी शादी वाले दिन मुझे कुछ अर्जेंट मैटर अटेंड करने से इसलिए मैं डायरेक्ट मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस एयरपोर्ट चला गया और वहां से मुझे फ्रांस जाना पड़ा और मैं 1 साल बाद ही वापस देश में लौटा। और जिस दिन मैं वापस लौटा मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं और मैंने दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनी थी और मैंने सोचा कि तुम्हें लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए मैंने डिवोर्स के लिए बात की और डिवोर्स वाले दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें गलत समझा है, इसलिए मैं डिवोर्स नहीं चाहता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? इतना लंबा मैसेज पढ़ने के बाद कृतिका को सिर्फ एक चीज से ज्यादा फर्क पड़ा और उसने उसके बारे में सवाल पूछा, क्या तो तुमने ये सोचा कि मैंने तुम्हें चीट किया? मैसेज भेजने के बाद कृतिका ने काफी देर इंतजार किया। उसके बाद फाइनली उसे अक्षत का जवाब आया, यस। उस एक शब्द को देखकर कृतिका मुस्कुराई और मैसेज भेजा, ठीक है फिर तो अगला टाइम सेट करते हैं डिवोर्स प्रोसीजर के लिए। अगर कोई और कारण होता डिवोर्स का तो उसे एक बार के लिए इग्नोर कर सकती थी, मगर इस वाले को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।